ज़्यादा। एक तरह से मैं तो कहूँगा नजमुल हसन शांतो ने रोहित शर्मा का काम थोड़ा सा आसान कर दिया है। बाकी वक्त बताएगा। देखिए उनकी स्ट्रेटजी है, अपनी स्ट्रेटजी से वो लोग चल रहे हैं, कोई कंडीशंस पर ज़्यादा वो ध्यान नहीं दे रहे। तो ये भी एक पक्ष है कि आप अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से, अपनी टीम की क्षमताओं के हिसाब से अपनी रणनीति बनाएं। बाकी रही बात रोहित शर्मा के, जो आपने सवाल पूछा, रोहित शर्मा पर हमेशा उम्मीदें रहती हैं क्योंकि रोहित शर्मा ने बांग्लादेश के खिलाफ एक सेंचुरी भी बनाई थी पिछले दिनों और वो भारत की उम्मीद के केंद्र हैं। बेशक वो टेस्ट क्रिकेट उनको आजकल रास नहीं आ रहा, लेकिन वनडे क्रिकेट में उनका हर सीरीज में कुछ ना कुछ करिश्मा देखने को मिलता है और यहाँ भी बदस्तूर मैं समझता हूँ ज़रूर देखने को मिलेगा। अच्छा, अगर बात करें अभी फिलहाल मनोज जी टेम्परेचर को लेकर, तो सुबह का जो टेम्परेचर है वो 26 डिग्री सेल्सियस बताया गया है और अभी फिलहाल 27 डिग्री के आसपास है, जो कि बिल्कुल अनुकूल माना जा रहा है कि बिल्कुल बढ़िया टेम्परेचर है इस वक्त तक का मैच खेलने के लिए। लेकिन शाम के वक्त बताया जा रहा है कि बादल छाए रह सकते हैं। जी हाँ, बादल छाए रह सकते हैं शाम को। आज थोड़ा सा कंडीशन जो है वहाँ की गर्मी वाला माहौल नहीं है, थोड़ा सा कूल माहौल है और जितना गर्मी वाला माहौल होता है वो भारत के लिए बहुत अच्छा होता है क्योंकि स्पिनर्स को जितना ड्राई विकेट होगी उतना भारत के लिए बहुत उपयोगी रहेगा। लेकिन यहाँ पर मैं एक आपको अपडेट दे दूँ कि जडेजा कम्स बैक, जडेजा खेल रहे हैं ये मैच और अर्शदीप ये मैच नहीं खेल रहे हैं। ये एक चौंकाने वाली खबर है, अर्शदीप नहीं खेल रहे हैं। मोहम्मद शमी जो है वो आ गए हैं टीम में। तो अभी तक तो हम देख रहे थे कि जो भारत जो ट्राई कर रहा था, जो अभी इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज़ में जो कॉम्बिनेशन ट्राई कर रहा था उसके हिसाब से लग रहा था कि अर्शदीप तो पक्का खेलने ही वाले हैं और शमी को ज़्यादा भारत ने नहीं उतारा था। लेकिन यहाँ जो रॉबिन सिंह हैं, हालांकि उनका भारतीय टीम से अब इस वक्त कोई संबंध नहीं है, वो यूएई के कोच हैं, भारतीय टीम की तरफ से पहले कभी खेल चुके हैं। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही क्योंकि वो दुबई की कंडीशंस को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, यूएई टीम के कोच हैं। उन्होंने बहुत साफ तौर पर कहा कि यहाँ पर जो हिट करेगा गेंद को, जो ज़्यादा सीम का इस्तेमाल करेगा, जिसको मूवमेंट होगी मिलेगी, जो मूवमेंट पर जोर देता होगा दोनों ओर, उसको बहुत लाभ मिलने वाला है। तो जाहिर सी बात है उनकी बात को शायद मान लिया गया है क्योंकि यहाँ मोहम्मद शमी पिच के अनुकूल बहुत अच्छी गेंदबाजी करने का मादा रखते हैं। तो अब यहाँ पर अब क्या हर्षित राणा टीम में आए हैं, अब जैसे उसके बारे में देखिए जी, टीम का ऐलान हो गया। मैं जल्दी से आपको टीम पढ़ देता हूँ। रोहित शर्मा टीम के कप्तान हैं, शुभमन गिल ये दोनों पारी की शुरुआत करेंगे, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर और केएल राहुल जो है मध्य क्रम में, और उसके बाद हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा, हर्षित राणा, मोहम्मद शमी और कुलदीप यादव, यानी 3 स्पिनर्स के साथ भारत उतर रहा है। अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा और कुलदीप यादव। और तेज गेंदबाजी में भारत मोहम्मद शमी, हर्षित राणा और हार्दिक पांड्या के साथ जो है उतर रहा है। जी ठीक है। अच्छा मनोज जी, सबसे बड़ी बात ये कि जो लास्ट मोमेंट पे बदलाव हुए हैं खिलाड़ियों को लेकर, ये क्यों किए गए हैं? क्या इसके पीछे की रणनीति लगती है और क्या इसका फायदा मिल पाएगा? क्या इसके पीछे हो सकता है? देखिए, बदलाव जो है जो एक वो यही है कि मोहम्मद शमी खेल रहे हैं, अर्शदीप बाहर बैठे हैं क्योंकि हमने इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में देखा जिसमें ज़्यादातर टाइम जो है वो शमी बाहर बैठे रहे और अर्शदीप खेलते रहे। तो अब आप 3 रेगुलर बॉलर के साथ, फास्ट बॉलर के साथ तो उतरेंगे नहीं। आप उतरेंगे तो खेलेंगे तो 11 ही प्लेयर, फिर आपको एक स्पिनर कम करना पड़ेगा, उसमें आपको बल्लेबाजी के साथ समझौता करना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि हमारे पास जो स्पिनर्स हैं वो अच्छे ऑलराउंडर्स हैं, फास्ट बॉलिंग का ऑलराउंडर एक ही है, स्पिन बॉलिंग के 2 ऑलराउंडर हैं। तो अब जाहिर सी बात है कि अब भारत जो है अब यहाँ से उम्मीद कर सकता है बड़े स्कोर की, क्योंकि यहाँ पर स्कोर ज़्यादा नहीं बन रहे हैं और यहाँ पर क्योंकि बड़ी टीमों के मैचेस भी नहीं हुए हैं, एसोसिएट टीमें यहाँ पर ज़्यादा खेली हैं। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि यहाँ भारत के लिए जो है समझौता इस बात को लेकर था कि आप शमी को खिलाएं या अर्शदीप को खिलाएं, किसी एक को खिलाएं, और वही हुआ, शमी को खिलाया क्योंकि शमी के यहाँ की कंडीशन के हिसाब से वो गेंदबाजी ज़्यादा अच्छी करते हैं। उनका जो सीम मूवमेंट है वो बहुत खतरनाक होता है और अब वक्त बताएगा, इसका जवाब देगा कि उनकी गेंदबाजी किस तरह की रहती है। अब से कुछ ही देर में शमी गेंदबाजी करने वाले हैं। बिल्कुल। अगर इसी के साथ अगर बात की जाए कल के मैच को लेकर बात कर लेते हैं मनोज जी। जिस तरीके से कल के मैच को लेकर हम लोगों ने पाकिस्तान की जब टर्न आनी थी बल्लेबाजी को लेकर, उस वक्त हम चर्चा कर रहे थे और उस वक्त जब हम चर्चा कर रहे थे अनुमान लगाया गया था, शशिक काला जी भी हमारे साथ थे, अनुमान लगाया था कि कितने पाकिस्तान रन बना पाएगा। 290 रन जो है वो मनोज जी आपने कहा था कि 290 रन बना लेगा पाकिस्तान, और मैंने कहा था कि 250 तक बना पाएगा, और देखिए 60 रनों से हार मिली है पाकिस्तान को। अब आप क्रिकेट एक्सपर्ट बन गई हैं जी। अब आप मान लीजिए आपने जो कुछ कहा सत्य वचन, आप अपने दांत भी गिनिएगा कि आपके 32 दांत तो नहीं है कहीं। बहरहाल
ये कहना ठीक होगा कि पाकिस्तान का के लिए मैच जीतना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि अगर आपका सलामी बल्लेबाज ओपनर जो है वो अगर यहाँ इतनी गेंदें वेस्ट करेगा, 52 डॉट बॉल खेलेगा, और वो भी जब आप देखिए 200 रन का पीछा करते हैं तो आपकी स्ट्रेटजी अलग होती है, आप 250 रन का पीछा करते हैं तो आपकी स्ट्रेटजी अलग होती है। यहाँ तो जनाब 320 रन 321 रन चेज करने थे आपको, वहाँ पर अगर आप पावर प्ले में केवल 22 रन जोड़ते हैं, 22 रन बनाते हैं, तो आप आधी लड़ाई तो यहीं हार जाते हैं। और फिर उसके बाद आप 15 ओवर के खेल में, जो बीच का जो 30 ओवर का जो खेल होता है, उसमें आप विकेट टेकिंग बॉलर आपके पास नहीं है। पाकिस्तान की बात कर रहा हूं मैं, तो पाकिस्तान ने सिर्फ 2 ही विकेट चटकाए, लेकिन पावर प्ले में और डेथ ओवर में जो धुआंधार किया है न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने, वो किसी से छुपा नहीं है, क्योंकि आप मिडिल ओवर में आप विकेट चटका नहीं पाते, और जो बल्लेबाज नॉट आउट रहते हैं 40 ओवर तक, फिर वो एक्सेलरेट करते हैं, फिर वो अपने जी जान से जो है ना चौके छक्के, लंबे लंबे छक्के लगाते हैं, उससे जो है आपके हाथ से बाजी निकलती हुई दिखाई देती है। वही कुछ हुआ जो मैं समझता हूँ इस मैच का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। ठीक है मनोज जी। और देखिए जिस तरीके से यहाँ पर कल का मैच हुआ है, ऐसे में पाकिस्तान को पहले ही मैच में जो है हार मिल गई है। लगातार उनके यहाँ से खबरें आ रही थी कि हमारी जो टीम है इस बार काफ़ी मजबूत है। खुद हमारे स्पोर्ट्स एडिटर ने भी कहा था कि उनके कोचेज ने उन पर काफ़ी मेहनत की है और काफ़ी मजबूत टीम जो है काफ़ी होमवर्क करके आई है। हमारे कुछ मेहमानों ने भी कहा था, लेकिन वो जो होमवर्क है वो कुछ ज़मीनी स्तर पर कल नज़र नहीं आया, और ऐसे में 60 रनों से हार मिली है। हालांकि पाकिस्तानी टीम ने कड़ी मेहनत की और ऐसे में 60 रन से ही वो पीछे रही, लेकिन आज का जो मुकाबला है वो बहुत ही दिलचस्प मुकाबला है। सभी की निगाहें इसी मुकाबले पर टिकी हुई हैं, और ऐसे में आज भारत किस तरीके से पारी खेलता है, क्या दमखम दिखाता है, कौन वो खिलाड़ी रहेगा जिस पर सबकी निगाहें होंगे और वो सभी की उम्मीदों पर खरा भी उतरेगा, ये देखने वाली बात होगी। और लगातार जिस तरीके से अब तक अपडेट आए हैं, बड़े फेरबदल भी इस बार हुए हैं, लेकिन इन फेरबदल का असर जो है वो भारतीय टीम पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी में अभी काफ़ी मैच खेले जाने हैं, और ऐसे में एकाएक कर सबको कड़ी टक्कर भी देनी है। दुबई में अब भारतीय टीम जब पहुंची है, तो ऐसे में बांग्लादेश के साथ ये कड़ा मुकाबला है। बांग्लादेश टॉस जीत चुका है, टॉस जीतने के साथ ही बांग्लादेश ने बैटिंग चुनी है। कितने रन का टारगेट जो है वो बांग्लादेश की टीम देती है, ये देखने वाली बात होगी। मनोज जी, क्या लगता है आज टारगेट कितने रन का दिया जा सकता है बांग्लादेश की टीम की तरफ से? एक अनुमान लगाइएगा, उसके बाद फिर शाम के वक्त चर्चा भी करेंगे इसी पर। देखिए, मैं तो समझता हूं कि 180 से 190 रन पर भारत उनको रोकेगा, लेकिन अब देखना ये होगा कि क्योंकि पहले बल्लेबाजी की है चुनी है उन्होंने, तो यहाँ 250 260 रन अगर वो बना लेते हैं तो उनके पास मुकम्मल अटैक है। अटैक बहुत अच्छा है, वर्ल्ड क्लास अटैक है इस समय बांग्लादेश के पास। नाहिद राणा जो कि 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी करने का मादा रखते हैं, हालांकि टेस्ट सीरीज हुई थी, उसमें टेस्ट में चले नहीं थे ज़्यादा, लेकिन उनकी रफ्तार बहुत अच्छी है। उसके अलावा तस्कीन अहमद को देख लें आप, उनके पास 145 से 150 किलोमीटर की रफ्तार से लगातार गेंदबाजी करने का मादा है। उसके अलावा तीसरे उनके पास मुस्ताफिजुर रहमान है, जिनके पास तजुर्बा है, और खासकर जो बाएं हाथ से तेज़ गेंदबाजी करते हैं, उनकी जो अंदर आती हुई गेंदें हैं वो खासकर मैं समझता हूँ रोहित शर्मा के लिए बहुत चुनौती बनने वाली हैं। उनके पास मेहदी हसन मिराज हैं, एक ऑफ स्पिन गेंदबाज, जो विराट कोहली के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन सकते हैं। तो मैं समझता हूँ अगर 250 के जितना ऊपर वो जाएंगे, भारत के लिए काम उतना ही मुश्किल होता जाएगा। कोशिश यही हो कि 250 के अंदर अंदर आप उनको आउट करें, क्योंकि ये दुबई है, पाकिस्तान नहीं है, क्योंकि दुबई में उतने ज़्यादा रन नहीं बनते जितने कि पाकिस्तान में बनते हैं। ठीक है, हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं मनोज जी, उनका भी रुख करेंगे। स्वागत करेंगे क्रिकेट एक्सपर्ट शशि काला जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। कल का मैच देखा? नमस्कार। कल का मैच देखा, पाकिस्तान से बड़ी आपको अपेक्षाएं थी कि होमवर्क करके पाकिस्तान की टीम जो है वो धरातल पर इस बार उतरी है, और ऐसे में पिच में पूरे होमवर्क के साथ कोच ने काफी मेहनत पाकिस्तानी टीम पर की है, ये आपने कहा था, और कहा था या तो 250 रन बनेंगे या फिर पूरी जीत दर्ज कराएगी पाकिस्तानी टीम। हालांकि पाकिस्तान 60 रनों से हार गई है। खैर, ये कल की बात रही, इस पर भी एक टिप्पणी जरूर कीजिएगा, मैं जानना चाहूंगी। उम्मीदें आपकी तो पूरी थी, लेकिन पाकिस्तानी टीम जो है उन उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाई। आज महामुकाबला है भारतीय टीम का बांग्लादेश से। जी, कल की बात आप कर रहे हैं, तो कल तो मैंने कहा था कि टॉप ऑर्डर में से तीनों में से 2 भी चल जाएंगे तो मैच अच्छा होगा, लास्ट तक जाएगा। लेकिन टॉप ऑर्डर फेल हो गया, तो उसकी वजह से फकर जमा भी नहीं चल पाए और रिजवान भी नहीं चल पाए। तो ये कारण है मैडम, जब तक ऊपर से
टॉप ऑर्डर नहीं चलेगा तो नीचे वाले मिडिल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर नहीं कर पाएंगे। यही एक कारण रहा है। आज के मैच को लेकर क्या लगता है आपको? टॉस जीत चुकी है बांग्लादेश की टीम और बैटिंग उन्होंने चुनी है। अच्छा, हम तो पहले ही चाह रहे थे कि इंडिया चेज करे और खुद ही उन्होंने ये बात मान ली है, तो बहुत अच्छी बात है। और जो भी होगा अच्छा ही होगा मैम। और दोनों टीमें ऑन पेपर भारतीय टीम काफी मजबूत है, लेकिन मैं कल भी कह रहा था कि दिन विशेष में जो अच्छा खिलाड़ी करता है वही उसी को कामयाबी मिलती है। और अपने पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से चलना चाहिए भारतीय टीम को, और उनको रोकना चाहिए 250 से नीचे 250 से नीचे रोकेंगे तो इस मैच को जीत सकते हैं आराम से। आपको भी मनोज जी यही लगता है क्या? नहीं, बिल्कुल। देखिए, यहाँ जीत और हार वाला मामला नहीं है, क्योंकि अक्सर जो है बांग्लादेश जो है एक टफ टाइम देता रहा है, लेकिन इस वक्त उनकी बल्लेबाजी बहुत कमज़ोर है। क्योंकि जब आप देखिए ना, शाकिब उल हसन चले गए, लिटन दास चले गए उनके, और तो और उनके तमीम इकबाल नहीं है, तो जब 3 दिग्गज प्लेयर उनके बल्लेबाज अगर आप चले जाएं, ये वही बात हो गई कि विराट, रोहित और शुभमन गिल तीनों को आप हटा दें टीम से, तो आपकी टीम क्या बचती है। लेकिन वो बात दूसरी है कि हमारे पास विकल्पों की कमी नहीं है। उनके पास वो आज भी महमूदुल्लाह से काम चला रहे हैं, आज भी वो पुराने जो दिग्गज खिलाड़ी हैं उनसे काम चला रहे हैं। 2004 में आए थे शाकिब उल हसन, और ये पहला मौका है किसी भी आईसीसी टूर्नामेंट का जिसमें वो भागीदारी उनकी नहीं हो रही है। तो मैं समझता हूं कि यहाँ स्पिनर्स भी उनके लिए चुनौती भारत के लिए रखेंगे। तो यहाँ किसी भी हालत में 250 से ऊपर का स्कोर ना बने, क्योंकि 250 से अगर ऊपर का स्कोर उन्होंने बनाया तो भारत को मुश्किलें हो सकती हैं, क्योंकि उनका जो अटैक है वो वर्ल्ड क्लास है, लेकिन बल्लेबाजी उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। ठीक है, तो शशिकाला जी, आपसे जानना चाहूंगी, मनोज जी ने तो इस पर जवाब दे दिया है, क्या लगता है आपको, क्या टारगेट सेट कर सकती है बांग्लादेश की टीम रनों को लेकर? हालांकि जैसे बैटिंग ऑर्डर उनका उतना मजबूत नहीं है, लेकिन जो डोमेस्टिक में रन करके आया है उसी को 11 में या 16-14 में जगह मिली है, तो अपनी तरफ से उन्होंने बेहतरीन टीम ही बनाई है। अब उनके नए लड़के क्या करते हैं, जो नई नवेली टीम क्या करती है, इस पे डिपेंड करता है, और भारतीय टीम के ऊपर डिपेंड करता है। भारतीय टीम विजयी रथ पे सवार है, इसमें कोई शक नहीं है। 6 के 6 बॉलर बहुत अच्छे हैं, तीनों फास्ट बॉलर जो है वो तीनों अच्छे हैं, और स्पिनर जो 2 स्पिन ऑलराउंडर खिलाए हैं भारतीय टीम ने। और मैं कल कह रहा था कि कुलदीप यादव को खिलाना बनता है, क्योंकि वो स्लो डालते हैं, स्लो इन द एयर डालते हैं। जो बॉल स्लो इन द एयर होगी, अगर विकेट बैट्समैन के अनुकूल होगी तो भी थोड़ा बॉल फंस के आएगा, और अगर बॉलिंग के अनुकूल होगी तो कोई बात ही नहीं है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर फ्लैट विकेट भी होता है तो कुलदीप यादव, क्योंकि स्लो इन द एयर है और उनका बॉल टर्न भी करता है, तो उनको काफी फायदा मिलेगा। जबकि जडेजा तेज बॉल डालते हैं, 90 प्लस स्पीड से बॉल डालते हैं। और तीनों हमारे जो स्पिनर हैं तीनों ही अलग अलग वैरायटी के हैं। हालांकि 2 तो लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं हमारे, लेकिन एक का बॉल ज्यादातर अंदर आता है। मेरा एक आपसे सवाल है शशि जी कि हर्षित राणा पर भरोसा किया गया है, युवा खिलाड़ी हैं, युवा होनहार खिलाड़ी हैं, लेकिन अर्शदीप जो लगातार अच्छा प्रदर्शन करते रहे हैं, और हमने उनको पहले भी देखा, जैसे पाकिस्तान के खिलाफ कभी मैच था तो उन्होंने बाबर आजम और रिजवान के लिए बहुत टफ टाइम दिया था, जो हम उनको देखते रहे हैं। लेकिन आपको लगता है कि ये फैसला सही है? क्योंकि शमी के साथ अगर अर्शदीप, क्योंकि इनको पहले भी हमने एक साथ गेंदबाजी करते हुए नहीं देखा, नेट्स पर ज़रूर देखा है, लेकिन टीम में इंग्लैंड के खिलाफ भी इनको गेंदबाजी एक साथ करते हुए नहीं देखा। क्या इसके पीछे रणनीति हो सकती है? क्या टीम प्रबंधन की सोच हो सकती है ये?